हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का माय डियर पूरा का पूरा होल फार्मूला माय डियर। ये फार्मूलेज माय डियर आपको ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं माय डियर। तो आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत बहुत ज्यादा खास है और काफी इंपॉर्टेंट भी है माय डियर, क्योंकि अगर आप ये पूरा वीडियो माय डियर आप देख लेते हैं तो कहीं से भी एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का आपसे कहीं भी छूटेगा ना माय डियर। इसका मतलब ये है कि आप सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सारे के सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बहुत ही आसानी से माय डियर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का क्लास माय डियर। तो देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के में पढ़ेंगे करंट क्या होता है माय डियर। तो करंट I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। I इक्वल टू क्यू बाई टी यानी कि जो करंट होता है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। धारा के आवेश के प्रवाह के दर को हम लोग क्या बोलते हैं? धारा बोलते हैं, करंट बोलते हैं। और ये करंट का जो ऐसा यूनिट होता है वो एम्पियर होता है और डायमेंशन क्या होता है? ए होता है। इसके अलावा ये एक अदिश राशि होता है। क्यों? क्योंकि ये सदिश योग का नियम का पालन नहीं करता है माय डियर। आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं क्या है। करंट डेंसिटी, धारा घनत्व। धारा घनत्व का फॉर्मूला होता है जे इक्वल टू आई बाई ए, करंट बाई एरिया। और ये कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो धारा घनत्व वेक्टर क्वांटिटी होता है और धारा अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी होता है माय डियर। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? ये देखिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ जिसे कह लीजिए विद्युत वाहक बल माय डियर। ये जो होता है माय डियर ये इसी सेल के इलेक्ट्रोलाइट और उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। और सेल का ईएमएफ V इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ EdL ये हो जाता है माय डियर। तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए माय डियर? करंट फ्लो होने के लिए। किसी भी सर्किट में अगर करंट फ्लो करवाना है आप सभी को तो आखिर चार्ज को कौन फोर्स करेगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स माय डियर। ये एक्चुअली में ये फोर्स ना होकर के ये एक पोटेंशियल होता है जो कि मैक्सिमम पोटेंशियल होता है सेल के पास। अगर कोई सेल है तो इस सेल के पास कितना अधिकतम पोटेंशियल हो सकता है उसी को ईएमएफ बोलते हैं, विद्युत वाहक बल बोलते हैं माय डियर। ठीक है, आगे चलते हैं। फोर्थ नंबर में कहता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग। तो अनुगमन वेग का फॉर्मूला आप सभी को याद होना है कि Vd इक्वल टू माइनस का ई टाउ बाई एम माय डियर। सारा का देखिए, सारा का सारा टॉपिक हमने ऑलरेडी थ्योरी क्लासेस में आपके पूरे चैप्टर में सब कुछ आपको होल पढ़ा रखा और ये एक तरह से आपका अगेन रिवीजन है सारे के सारे फॉर्मूलाज का, ताकि आपसे कोई ऑब्जेक्टिव और कोई भी न्यूमेरिकल आपसे बचेगा नहीं माय डियर। ठीक है, तो चलिए देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या कहता है कि ई टाउ बाई एम होता है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, सब कुछ लिखा हुआ है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, टाउ है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एम मास है और ई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माय डियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए मोबिलिटी, देखिए मोबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है? गतिशीलता का फॉर्मूला क्या होता है? तो म्यू इक्वल टू ई टाउ बाई एम होता है या VD बाई ई होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लोग डिवाइड करते हैं माय डियर तो क्या बन जाएगा? गतिशीलता मोबिलिटी हो जाता है। इसका डायमेंशन मोबिलिटी का गतिशीलता का डायमेंशन m-1 t स्क्वायर ए होता है माय डियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर क्या कहता है। 6 नंबर कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये VBI होता है माय डियर, बिल्कुल VBI होता है 6 नंबर। ये कहता है कि करंट के बीच में और धारा घनत्व के बीच में और अनुगमन वेग के बीच में क्या संबंध होता है? तो देखिए I इक्वल टू NEA VD, I इक्वल टू NEA VD। I करंट हो गया और VD अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। और यहाँ पे करंट डेंसिटी की भी बात कर रहा है तो ये देखिए यहाँ पे देखिए माय डियर J इक्वल टू NE VD। तो ये J इक्वल टू NE VD इसके बीच में संबंध हो गया और I इक्वल टू NE VD करंट वाले के बीच में संबंध हो जाता है। काफी इंपॉर्टेंट होता है माय डियर। ठीक है, आगे चलते हैं। 7th नंबर देखते हैं, कहता है ओम्स का नियम माय डियर। ओम का नियम आप सभी को पहले से ही पता है माय डियर। V इक्वल टू IR ओम का नियम होता है, जहां V वोल्टेज, I करंट, R रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है। यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है प्रतिरोध को लेकर के। 8 नंबर में आप देखिए क्या कहता है कि विद्युत प्रतिरोध R इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई वाई। इसी ऊपर वाले फॉर्मूले से हम लोग R को V इक्वल टू I बाई लिख सकते हैं या ML अपॉन NEA स्क्वायर ए टाउ। ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जो ये फार्मूला लिखा गया है रेजिस्टेंस का ML अपॉन NEA स्क्वायर ए टाउ माय डियर, ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है रेजिस्टेंस का। इसका ऐसा यूनिट ओम होता है और इसका डायमेंशन ML स्क्वायर टी का पावर -3 ए का पावर -2 होता है विद्युत प्रतिरोध का माय डियर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 9 नंबर पे देखते हैं। 9 नंबर पे क्या कहता है?
विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी क्या होता है माय डियर? तो रेसिस्टिविटी रो इजकल टू होता है ई बाई जे या आर ए बाई एल। रेसिस्टिविटी रो इजकल टू क्या होता है? ई बाई जे होता है या आर ए बाई एल होता है। ठीक है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है? ओम इंटू मीटर होता है और इसका डायमेंशन एम एल क्यू टी का पावर -3 ए का पावर -2 होता है। किसका? विशिष्ट प्रतिरोध का, रेसिस्टिविटी का। और ये रेसिस्टिविटी किसी मटेरियल की एक तरह की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, ये लेंथ वगैरह पे डिपेंड नहीं करेगी माय डियर। ये भले लेंथ यहाँ पे दिख रहा है कि, लेकिन ये पर यूनिट लेंथ और पर यूनिट एरिया में प्रेजेंट रेजिस्टेंस होता है, तो ये वहीं रह जाता है। ठीक है, चलिए ये यूनिट लेंथ की बात करता है रेजिस्टेंस की, कि किसी तार के यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस कह रहा है। तो लेंथ माय डियर कितना भी हो, 50 मीटर हो, 100 मीटर हो, हम तो यूनिट लेंथ की ना बात कर रहे हैं, इसीलिए रेसिस्टिविटी को हम लोग चेंज जल्दी नहीं करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस चालकत्व तो जी इक्वल टू क्या होता है? 1/r होता है। जैसे कि r हमारा रेजिस्टेंस है तो रोकेगा करंट को, तो चालकत्व तो क्या करेगा? करंट को जाने देता है। तो जी इक्वल टू 1/r, रेजिस्टेंस का उल्टा, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस। इसका यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में ये खूब पूछता है कि कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? मो होता है या साइमन होता है? इसका डायमेंशन क्या होता है? मैंने डायमेंशन भी आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है। आगे चलते हैं, 11 नंबर पे देखते हैं कंडक्टिविटी। ये कंडक्टेंस है, ये कंडक्टिविटी है, चालकता है। चालकता को सिग्मा से दिखाते हैं और सिग्मा इक्वल टू होता है 1/रो माय डियर। जहाँ रो क्या है? अभी आपने देखा ऊपर में 9 नंबर में, देखिए 9 नंबर में रो, देखिए रो क्या है? रेसिस्टिविटी है, रेसिस्टिविटी प्रतिरोधकता। तो रेसिस्टिविटी का उल्टा क्या होगा? कंडक्टिविटी। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, तो रेसिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी हो जाता है माय डियर। रेसिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी होता है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मो पर मीटर और डायमेंशन m-1 l-3 t^2 होता है कंडक्टिविटी का। ठीक है, आगे चलते हैं। 11 नंबर हो गया, 12 नंबर पे चलते हैं। 12 नंबर देखिए क्या कहता है? रिलेशन बिटवीन करेंट डेंसिटी, धारा घनत्व, सिग्मा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी कि चालकता के बीच में, और विद्युत क्षेत्र के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, जे सिग्मा ई के बीच में क्या संबंध होता है? ये भी ऑब्जेक्टिव में काफी बार पूछा जाता है। तो जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, जे इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा ई होता है। जे इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा इंटू ई होता है हमारे। ठीक है, आगे चलते हैं। 13 नंबर ये कहता है 13 नंबर कि हमें कंडक्टिविटी और मोबिलिटी के बीच में संबंध बताइए। तो ये होता है कंडक्टिविटी और मोबिलिटी के बीच में संबंध। ये सिग्मा है कंडक्टिविटी और म्यू मोबिलिटी गतिशीलता होती है। ठीक है, 14 नंबर देखते हैं क्या कहता है? प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव कहा जा रहा है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस माय डियर। तो अभी हमने आपको रेजिस्टेंस में अपने जब पढ़ाया, देखा कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ml/ne² टाउ। देखिए मैंने अभी आपको बहुत सारा ब्रैकेट लगाया था, उसके ऊपर बताया भी था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। इट शोज दैट द रेजिस्टेंस आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। आप साफ साफ देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है, जो रेजिस्टेंस है माय डियर हमारा आर, ये टाउ के, यहाँ जो टाउ लिखा हुआ है, टाउ ध्यान से देखिए, ए टाउ को बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसका कॉन्सेप्ट सीखिए क्या हो रहा है कि जब भी आपका टेम्परेचर हम कंडक्टर का इंक्रीज करते हैं तो वाइब्रेशन जो होता है एटम का वो बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे कंडक्टर का तो वाइब्रेशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से जो कोलिजन है फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ, फ्री इलेक्ट्रॉन का वो कोलिजन, आप ध्यान से पढ़िए, कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विथ एटम्स इंक्रीजेज, जिसके चलते रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है। क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर जाता है, घट जाता है माय डियर। हिंदी में भी साफ साफ लिखा हुआ है आप सभी के लिए कि जब किसी चालक का तापमान हम बढ़ाते हैं तो उसके अणुओं में कंपन बढ़ जाता है। तापमान बढ़ाने से अणु में कंपन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि तापमान बढ़ाने से एनर्जी मिल जाती है ना, मॉलिक्यूल्स को, अणुओं को एनर्जी मिल जाती है, और जैसे किसी को एनर्जी मिलेगी वो कभी शांत नहीं रह सकता माय डियर, वो कंपन करने लगेगा, वाइब्रेशन करने लगेगा, और वाइब्रेशन में क्या करता है? वो मुक्त इलेक्ट्रॉन अणुओं के साथ टक्कर बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप जो रिलैक्सेशन टाइम है वो रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है, और रिलैक्सेशन टाइम जब घटेगा तो क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस, प्रतिरोध बढ़ जाता है। प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब कुल मिला के ये है कि अगर हम किसी कंडक्टर का
तापमान बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज करता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, किसके लिए, कंडक्टर के लिए, ये याद रखेंगे, कंडक्टर के लिए, ठीक है। और किस तरीके से बढ़ेगा, तो आप सभी के लिए यहाँ फॉर्मूला भी लिख रखा है, RT इजकल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू टी, ठीक है। RT क्या है, यहाँ सब कुछ आपको लिखा हुआ है। ये अल्फा जो होता है वो क्या होता है, थर्मल कॉफिशिएंट बोलते हैं। अल्फा को क्या बोलते हैं, थर्मल कॉफिशिएंट या टेम्परेचर कॉफिशिएंट, तापीय गुणांक कहा जाता है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग क्या माय डियर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर यानी किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है, तो W इजकल टू VIT या I²RT या V²/R इंटू टी होता है। इतनी एनर्जी कंज्यूम होती है। काफ़ी ज़्यादा बार ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल में, ये न्यूमेरिकल के लिए 15 नंबर न्यूमेरिकल के लिए काफ़ी यूज किया जाता है माय डियर, ठीक है। एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी सर्किट में, कितनी होगी, VIT या I²RT या V²/R। कोई भी इक्वेशन हम दिया होगा, अगर वोल्टेज पता है, करंट पता है, तो हम ये यूज कर लेंगे पहला नंबर। अगर करंट और रेजिस्टेंस पता है तो ये कर लेंगे। अब वोल्टेज रेजिस्टेंस दिया है, ये कर लेंगे बेटे। कोई भी दो दिया रहेगा तो हम तीसरा वैसे भी ओम के नियम से V इजकल टू IR से माय डियर आराम से निकाल सकते हैं। ओम के नियम से V इजकल टू IR। अगर हमें I दिया है, R दिया है तो V निकाल देंगे, V I दिया है तो R निकाल देंगे, I और V दिया है तो R निकाल लेंगे, R और V दिया है तो I निकाल लेंगे। कोई भी दो दिया रहेगा हम आसानी से निकाल लेंगे। पावर क्या होता है माय डियर, पावर होता है कार्य बटा समय, वर्क अपॉन टाइम। तो ये है वर्क, ऊर्जा, और ऊर्जा में अगर टाइम से भाग दीजिएगा तो T से T गायब हो जाएगा, यहाँ भी T गायब हो जाएगा, यहाँ भी T गायब हो जाएगा, तो खाली VI बचेगा, देखिए यहाँ, फिर I²R बचेगा, V²/R बचेगा। ये पावर हो गया, शक्ति हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में 1 हॉर्स पावर की वैल्यू कितनी होती है, 746 वाट। 1 कैलोरी की वैल्यू कितनी होती है, इतना जूल। और 1 किलोवाट घंटा का मतलब होता है 3600 किलो जूल माय डियर। आगे चलते हैं, 16 नंबर पे चलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे चलते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर बात करेंगे आप सभी के लिए, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे रेजिस्टेंस को हम लोग ऐड कर देते हैं। देखिए क्या करते हैं, सबको ऐड कर देते हैं सीरीज में। और पैरेलल में इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, 1/R इक्विवेलेंट इजकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डैश डैश करके हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सभी के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट लिखा रखा है माय डियर। ये नोट आप सभी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि यदि वैल्यू ऑफ ऑल रेजिस्टेंस आर सेम, जितने भी प्रतिरोध हैं अगर सबका मान समान हो जाए माय डियर, समान हो जाए, तब हम लोग सीरीज में कितना हो जाता है, NR, और पैरेलल में R/N हो जाता है। और हम लोग यहाँ सीरीज बटा अगर पैरेलल करेंगे, इन दोनों को 1 और 2 को डिवाइड करवाएंगे तो क्या मिल जाएगा, N² मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, N²। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ में न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए ये जो नोट है ये आपके लिए बहुत बहुत मदद करने वाला है माय डियर। लेकिन ध्यान देना है, ये नोट कब इस्तेमाल करेंगे हम लोग, जब सारा का सारा रेजिस्टेंस सेम रहने वाला है, बराबर रहेगा, तब हम लोग यूज करते हैं। और यकीन मानिए 90% केसेस में रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको सेम ही दी जाएगी। तो ये फार्मूला आपको बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, 17 नंबर देखते हैं क्या है। 17 नंबर है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, तो किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध R इजकल टू, हमने आपको पढ़ा ही रखा है, E/V इंटू R होता है सर, E-V/V इंटू R, जहाँ E EMF होता है, V टर्मिनल पोटेंशियल होता है, और R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बाहरी प्रतिरोध होता है, और ये छोटा वाला R आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। आपको साफ साफ यहाँ PDF में भी साफ साफ लिखा हुआ है, R इजकल टू E-V/V इंटू R माय डियर, R इजकल टू E-V/V इंटू R, या इसको V से डिवाइड कर देंगे तो E/V-1 इंटू R, ये भी हो सकता है, चाहे ये भी ले सकता है, दोनों में से कोई भी याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, किरचॉफ के नियम की बात कर लेते हैं, जो कि आपके पूरे चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, किरचॉफ्स लॉ। अब वो आपके सामने आ चुका है। किरचॉफ्स लॉ का 2 लॉ है। किरचॉफ ने 2 नियम दिए हैं, एक जंक्शन का नियम, संधि का नियम, जिसे करंट लॉ, इसको शॉर्टकट में KCL भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, KCL, किरचॉफ करंट लॉ। क्या कहता है, ध्यान से देखिए, कहता है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज 0। किसी विद्युत परिपथ के किसी जंक्शन पर मिलने वाली सभी धाराओं के बीजगणितीय योग का मान 0 होता है माय डियर। यानी कि अगर ये कोई सर्किट है माय डियर,
अगर कोई सर्किट है, अगर कोई सर्किट का ये कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर जितना करंट आएगा उतना करंट बाहर निकल जाएगा। या यूं कह सकते हैं कि यहाँ इस पॉइंट पे जितने भी करंट हैं, ये जो चारों करंट है, इन चारों करंट को अगर जोड़ दें तो जीरो मिलना चाहिए। ये किरचॉफ का जंक्शन का नियम कहता है, जो आप यहाँ देख सकते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस IN डैश डैश सबका मान जोड़ने पे कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, किरचॉफ का नियम। और किरचॉफ का ये वाला नियम जंक्शन लॉ आप यहाँ देख सकते हैं ये किसका पालन करता है माय डियर, ये फॉलो करता है, साफ साफ देखिए, आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। यहाँ आपने लिखा दिया है पहले कि इनकमिंग करंट को हमको पॉजिटिव मानना है और आउटगोइंग करंट को निगेटिव मानना है। ये साइन कन्वेंशन होता है कि जो सर या जो अगर ये है, ये कोई जंक्शन है, तो यहाँ जितना करंट आएगा यहाँ पे उसको पॉजिटिव और जो यहाँ से जाएगा उसको निगेटिव मान लिया जाता है। तभी आप जोड़ेंगे तो जीरो होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा माय डियर। ये बात सुनिए, आगे चलते हैं। किरचॉफ के नियम का दूसरा नियम देखते हैं, बंद पास का नियम, लूप लॉ, वोल्टेज लॉ, इसको केवीएल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये क्या कहता है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग अ क्लोज्ड लूप इन अ सर्किट इज जीरो। किसी विद्युत परिपथ के किसी लूप के अनुदिश सभी विभवांतरों, यही इंपॉर्टेंट, सभी विभवांतरों का बीजगणितीय योग कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। यानी कि माय डियर जितना भी वोल्टेज होगा, जितना भी वोल्टेज होगा सबको जोड़ दीजिएगा किसी लूप में तो जीरो होना चाहिए। ये किरचॉफ्स का लूप लॉ कहता है कि जितना भी वोल्टेज होगा सबको अगर हम जोड़ दें, ये जोड़ का चिन्ह है, जोड़ देंगे तो जीरो के बराबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि पोटेंशियल जो होता है राइज, पोटेंशियल राइज को हम क्या करना है? पॉजिटिव लेना है। पोटेंशियल अगर बढ़ रहा है तो पॉजिटिव, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, घट रहा है तो उसको निगेटिव लेना है। ठीक है, अब इसका दूसरा नंबर लूप कह रहा है क्या कि लूप की विपरीत दिशा में धारा को धनात्मक माननी है और लूप की दिशा में धारा को ऋणात्मक माननी है। मतलब अगर ये लूप है, इसमें करंट इधर जा रहा है और आप भी ए से बी की ओर जा रहे हैं, तो हम भी ए से बी जा रहे हैं और करंट भी ए से बी जा रहा है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो हम इसको नेगेटिव मान लेना है। अगर करंट मान लीजिए, अगर मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस है, इसमें करंट इधर से फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये ए है और ये बी है, हम जा रहे हैं ए से बी और करंट आ रहा है बी से उल्टा में, तब इसके करंट को हमें क्या मानना है? पॉजिटिव। ये बात हमने साइन कन्वेंशन में इसको यहाँ पे लिखा दिया है माय डियर, कहाँ? 2 नंबर में लिखा दिया है। अब जो लूप लॉ होता है बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, ये वीबीआई है माय डियर, कि बंदपास का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। किसका पालन करता है? लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है लूप लॉ। आगे चलते हैं, 19 नंबर देखते हैं, क्या कहता है? हीट स्टोन ब्रिज। देखिए, हीट स्टोन ब्रिज में हम लोग किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। किसका मान ज्ञात करते हैं? एक अननोन रेजिस्टेंस। यहाँ देखिए इंग्लिश में अननोन रेजिस्टेंस को हम फाइंड आउट करते हैं। इसमें क्या होता है कि 4 रेजिस्टेंस होता है, एक रेजिस्टेंस ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे और एक यहाँ पे एक और ऐसे। 4 रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से होते हैं, बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया जाता है। तो ये ऊपर का रेजिस्टेंस और ये दोनों नीचे के रेजिस्टेंस, ये ऊपर के रेजिस्टेंस का अनुपात और नीचे के रेजिस्टेंस के अनुपात के बराबर होता है। कब? जब इस बीच में जो गैल्वेनोमीटर है इसमें कोई करंट नहीं फ्लो होती है, तब माय डियर। ये हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट है कि P बाई क्यू इजकल टू R बाई S होता है। ऊपर वाला रेजिस्टेंस जो होता है, मैं आपको कहिएगा तो यहाँ एक बार और बना के आपको दिखा देता हूँ। हाँ, 1 मिनट, चलिए ये देखिए, ये रहा, और इसके बीच में एक गैल्वेनोमीटर होता है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस P होता है, ये Q होता है, ये R होता है, ये S होता है। अगर गैल्वेनोमीटर में ये बीच वाले में करंट नहीं आ रही है तो ऊपर का जो रेजिस्टेंस है P और Q, उसका रेशियो ये R और S, नीचे का जो रेजिस्टेंस है दोनों, इनके रेशियो के बराबर होता है। हीट स्टोन ब्रिज ऐसा बोलता है माय डियर। ठीक है, P बाई क्यू इजकल टू R बाई S। इसका यूज किस लिए करते हैं? अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए। आगे चलते हैं, 20 नंबर में है आपके सामने मीटर ब्रिज माय डियर। मीटर ब्रिज क्या है? हीट स्टोन ब्रिज का ही प्रैक्टिकल फॉर्म है। हीट स्टोन ब्रिज में ये कहीं भी नहीं बताया गया कि हम लोग गैल्वेनोमीटर में करंट को जीरो कैसे कर देंगे। ठीक है, उसी को यहाँ पे प्रैक्टिकल में लागू किया गया। तो मीटर ब्रिज जो होता है वो हीट स्टोन ब्रिज का ही प्रैक्टिकल रूप होता है, और इसमें भी हम लोग अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालते हैं S इजकल टू 100 माइनस L बाई L इंटू R से, जहाँ S हमारा देखिए अज्ञात प्रतिरोध है और R जो है वो ज्ञात प्रतिरोध है, और L सबसे इंपॉर्टेंट बात
बैलेंसिंग लेंथ संतुलित लंबाई होती है। और लास्ट आप सभी के लिए क्या है, पोटेंशियोमीटर है माय डियर। क्या है, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर विभव मापी का इस्तेमाल किस लिए करते हैं माय डियर, विभव मापी का इस्तेमाल किया जाता है किसी सेल के विभव को नापने के लिए। किसी भी सेल के विभव को, पोटेंशियल का मेजरमेंट करना है तो हम विभव मापी का इस्तेमाल करते हैं, ना कि वोल्टमीटर का इस्तेमाल करेंगे। किसका करेंगे माय डियर, पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं सेल के विभव को मापने के लिए। क्यों, क्योंकि माय डियर ये हाईली रेजिस्टेंस उत्पन्न करता है और ये कोई भी रेजिस्टेंस, कोई भी करंट कंज्यूम नहीं करता है, कोई भी करंट जो है कंज्यूम नहीं करता है, जिसकी वजह से ये बहुत शानदार तरीके से जो हमारा वोल्टेज होगा मैक्सिमम वोल्टेज को ये शो कर देता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम लोग और कहाँ कहाँ कर लेते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करने के लिए ये फार्मूला है, और अगर किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस आपको निकालना है तो उसके लिए फार्मूला आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। और किसी एक सेल का अगर आपको विभव प्रवणता बताना है, K = V/L हो जाएगा। ठीक है, और आखिरी माय डियर ये रहा आपके सामने, ऑल द बेस्ट माय डियर। ठीक है, तो ये था आप सभी के लिए माय डियर क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी का PDF फॉर्मेट में ये वीडियो अवेलेबल हुआ है माय डियर आप सभी के लिए, जिसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी का फुल ऑब्जेक्टिव करने और पूरा का पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सफिशियंट है। इसमें हमने पूरे चैप्टर का जितना फार्मूला पॉसिबल है आप सभी को यहाँ पे उपलब्ध करवा दिया है, और इसके साथ साथ माय डियर बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी सब इसके अंदर लिखे हुए हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा माय डियर। आपको अगर स्टूडेंट नए हैं तो माय डियर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करेंगे, और इस वीडियो का लिंक जो है अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करेंगे।